बीच में माननीय न्यायाधीश जस्टिस श्री जी के व्यास साहब पधार चुके हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी सब तालियों के साथ उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में मैं श्रीमान संजय जी झाला साहब से अनुरोध करूंगी कि हमारा अतिथि का स्वागत करें। अतिथि देवो भव। विभाग राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक आदरणीय संजय जी झाला साहब ने एक कदम उठाया कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी तथा करुणा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय संस्कार संस्कृति शिविर का आयोजन किया जाए। और इसी कड़ी में हमें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी, हमारी किशोरा पीढ़ी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए और भारतीय संस्कृति को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में, हम फर्स्ट सेशन में हमारे बीच आए थे के पाठक साहब। अब हम सुनना चाहेंगे आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी को। वो पहले बोले, उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जी के व्यास साहब शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों ही विधाओं में निशान निपुण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने बीकानेर में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं लक्ष्मी नारायण पुरोहित जी के अधीनस्थ वकालत की प्रैक्टिस से अपनी शैक्षणिक एवं कानूनी यात्रा आरंभ की। जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कार्य से लेकर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 1986-1990 सरकारी अधिवक्ता, साथ ही अधिवाचन की समस्त विधाओं में के निरंतर अभ्यास के साथ साथ 24 वर्षों की दीर्घ यात्रा के उपरांत राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चयनित होकर 13 वर्ष तक अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से कार्य करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय से समृद्ध विभिन्न संस्थाओं और समितियों से जुड़े रहे। जस्टिस जी के व्यास जी का सांस्कृतिक परिचय शब्दों का मोहताज नहीं। आप वर्ष 1979 से आकाशवाणी से जुड़े रहे। राजस्थानी लोक संगीत में आपकी पकड़ आपके व्यक्तित्व के पूर्णतः विभिन्न प्रतिबिंब को परिलक्षित करती है। अपनी वाणी से लोक रंजन के साथ साथ न्यायाधीश के रूप में अपने विवेक के आधार पर सेवानिवृत्त पूर्व हजारों केसेस को आपने सॉल्व किया। निर्णय देते हुए अधिवाचन की समस्त शाखाओं में आपने दृष्टांत उपस्थित किए हैं। तो मैं इसी के साथ माननीय जज साहब को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने उद्बोधन से राष्ट्र, समाज और परिवार और दायित्व बोध पे अपनी व्याख्या व्यक्त करें। संस्कार संस्कृति शिविर के इस सेशन में झाला जी ने मुझे अवसर प्रदान किया आप सब लोगों से बातचीत करने का। सबसे पहले आज का जो विषय है वो विषय कोई ऐसा नहीं है कि किसी को उसका भान नहीं हो या उसका कोई ज्ञान नहीं हो। समाज, परिवार, देश, दायित्वबोध, ये सब साधारण शब्द हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इनका उपयोग करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दायित्व, जिम्मेदारी, कर्तव्य, ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक गांव पुराने ज़माने में था जहाँ पे कृषि होती थी, खेती होती थी, लोग सब खेती करते थे। लेकिन कुछ कारणवश इंद्र देवता नाराज़ हो गए। नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि यहाँ अब बरसात नहीं होगी। लोग बहुत दुखी हो गए
दुखी होकर के इंद्र के पास जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हमसे क्या गलती हुई कि नहीं तुमसे गलती हुई है, मैं बता नहीं सकता तुमसे ऐसे गलती हुई, यहाँ पानी नहीं बरसेगा। तो लोग बिलक बिलक कर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो इंद्र ने कहा द्रवित होकर के कि चलो 12 वर्ष तक तो ये बरसात नहीं होगी, उसके बाद भगवान शिव जब डमरू बजाएंगे तब बरसात वापस शुरू हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे। जब ऐसा सुना तो देखा कि गांव के सब लोग जो थे गांव छोड़ के 12 वर्ष तक कुछ होगा नहीं तो जाने लगे वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ रहते थे, उसमें एक नवयुवक था, बिल्कुल उसको ये जिम्मेदारी थी कि नहीं गांव के प्रति मेरा कर्तव्य है, उसको अपना दायित्व बोध हुआ अपना कि मेरा क्या जिम्मेदारी है मेरी। वो रोज़ाना सुबह हल लेकर अपने खेत में जाकर ये खेत में हल करता, बीज बोता, खाद देता, लेकिन फसल नहीं होती थी। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे होता रहा। तो एक बार भगवान शिव और पार्वती जब विमान में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये देखो बेचारा कृषक है, ये रोज़ाना यहाँ पे काम करता है। तो कहा भाई इनको इंद्र देवता ने मुझे आके बताया है कि कोई श्राप दिया है कि 12 वर्ष तक यहाँ बरसात नहीं होगी, तो पागल है, रोज़ाना काम कर, इसको पता है नहीं करना चाहिए। तो गांव वालों ने उससे जाके कहा कि अरे तुम क्यों करते हो ऐसी गलती, मत किया करो, चलो तुम जाके रोटी कैसे खाओगे, भूख तुम्हें लगती है, घर में कैसे व्यवस्था होती है तुम्हारी। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं आना तो 12 वर्ष बाद वापस गांव में ही पड़ेगा, यही हल चलाने पड़ेंगे, लेकिन 12 सालों में इनके जंग लग जाएगा, मेरी वृत्ति खराब हो जाएगी। मेरा दायित्व एक कृषक का है, मैं तो मेरा करूँगा, इंद्र अपना काम करता है, मैं मेरा काम करूँगा। ऐसा करके वो अपना दायित्व निभाता था, रोज़ाना काम करता रहा। एक दिन पार्वती को दिल में आया कि ये इस तरह की एट्रॉसिटी, इसके अत्याचार हो रहा है, ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, दायित्व कर रहा है। तो उन्होंने भगवान शिव भोले थे, तो शिव भगवान से पार्वती बोली कि इंसान तो देखो कितनी बड़ी बात है कि 12 साल तक वो कोई भूल नहीं जाए और अपनी ये जो सारी जो इक्विपमेंट्स वगैरह है इनके जंग नहीं लग जाए, इसलिए वो काम जारी रख रहा है। और आप 12 वर्ष तक अगर डमरू नहीं बजाओगे तो आप भूल गए तो क्या होगा। जब उन्होंने पार्वती की बात सुनी तो उन्होंने कहा पार्वती बिल्कुल सही कह रही है कि अगर मैं डमरू बजाना भूल गया तो ये बरसात कैसे, ये तो खत्म हो जाएगी बात, बरसात कहीं होगी नहीं। तो शिव ने उठाया डमरू, डम 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 बजाया, बरसात होगी। तो 3 सालों में एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करता रहा। उसने इंद्र के श्राप को भी, इंद्र का श्राप जो था उस श्राप को भी उसने निस्तेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। भागे इंद्र, जाके बोले क्या किया आपने। तो पार्वती ने कहा कि इस तरह से मनुष्य जाति को ख़त्म करने का श्राप दिया जा सकता। सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा जो है उन्होंने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि को मारने का जिम्मा है क्या तुम्हारा, और वो भी हमारे ऊपर के भगवान डमरू बंद कर देंगे। हमारे भोले भगवान ने इनको आके 12 वर्ष तक डमरू में बजाना, ये भोले बंद कर दिया। लेकिन वो इंसान जो अपना दायित्व करता रहा, जो समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करता रहा, जब हमने उसको कर्तव्य करते देखा, उसने फल की इच्छा नहीं की, उसने अपनी ड्यूटी करने की। तो जो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी करता रहता है, ये सोचेगा कि मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे क्या मिलेगा, अगर ये सोचता रहा तो ये आने वाली जनरेशन जो है ये सब के सब इनके जंग लग जाएंगे बैठे बैठे। आज बुरा नहीं माने कि मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरी सीमाओं में मैं कह रहा हूँ। हर चीज़ फ्री में दे रहे हैं हम गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, हम लैपटॉप फ्री में दे रहे हैं, हम गाड़ी फ्री में दे रहे हैं। क्यों हर चीज़ फ्री में क्यों? हाँ, कोरोना हुआ जब देते हैं अच्छी बात है, कोई एट्रोसिटी होती है देते हैं अच्छी बात है। जंग नहीं लगाना इस आने वाली जनरेशन को, इनको शिक्षा देनी है हमें, इनको इनका दायित्व समझाना है हमें। हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, अब कितने 66 साल हो गए, 10-15 साल और जिएंगे। अभी पाँव तो गड़बड़ होने लग गए, थोड़े दिन बाद पूरे हिलने लग जाएंगे। लेकिन ये जनरेशन जो है, ये इनका दायित्व, इनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी, इनके परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी। झाला साहब के इस देश के प्रति अमृत महोत्सव सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, जो ध्येय बनाए उन ध्येय को पूरा कर लें, ये इनका उद्देश्य है, इनका दायित्व है। तो हर व्यक्ति का दायित्व है, अगर व्यक्ति ड्यूटी को पूरी करेगा। भारत का संविधान जो है, आजकल सब लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं,
हमारे कोर्ट्स में भी रिट फाइल करते थे तो 5 प्रकार के रिट है, रोज़ाना रिटें आती थी। रिट आके हमसे ऑर्डर ले जाते थे, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, हमारी खेल के अंदर हमको अवार्ड नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा। लेकिन ये कोई व्यक्ति कहने नहीं आया कि साहब हमारे वहाँ पे पानी की प्याऊ नहीं है। वो हम सुओ मोटो कॉन्फिडेंस लेकर के कह देते थे कि गांव के अंदर तालाब का पानी है, गोचर की ज़मीन है। ये सारे कोर्ट ने अपनी ड्यूटी करके उसको वापस स्वीकार किया। तो ये अपनी ड्यूटी, सबसे बड़ा दायित्व बोध का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को ये आभास होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं अपने जुडिशल ऑफिसर्स को रोजाना कहता था, घर से निकलो तो कांच देख कर निकलो, और कांच देख के वापस आओ। जब घर में कांच देखो ये सोचो कि मैंने आज क्या किया है। अगर आपका दिल गवारा करे कि मैंने काम किया है, अगर हमने, तो आपकी ACR कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका दिल कहेगा नहीं, आज मुझे, मेरे केस के अंदर 50 मुकदमे लगे हुए थे जिसमें मैंने 50 की सुनवाई की और 50 में मैंने ऑर्डर शीट पे दस्तखत किया, ऑर्डर शीट को पढ़ा और ऑर्डर को पढ़ा और उसके बाद मैंने निर्णय लिया। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपकी ACR को ख़त्म करेगा। मैं कई बार सोचता हूँ ये मिरर क्या है। अगर ये कांच नहीं बनाता भगवान तो क्या होता? कोई व्यक्ति अपनी सूरत देख सकता था क्या? नहीं देख सकता था। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर जीवन में काम नहीं करे तो अपने आप का विश्लेषण कैसे कर सकेगा? हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो उसका खुद का कांच है। आप पढ़ाई करने के लिए शाम को रात को 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, मम्मी पापा डांटते जब जाके बैठो, जब तो कोई मतलब नहीं। लेकिन 2 घंटे बैठ करके अगर एक चैप्टर याद करके सुबह क्लास में जाके उसका जवाब दो, तब आपका दायित्व आप कर रहे हो अपने प्रति। वो दायित्व अपने प्रति है, वो इंसान अपने प्रति दायित्व करता है। तो मेरा आप सब लोगों से, जो बच्चे लोग हैं, बड़े तो जो है अपनी जिम्मेदारी करते ही हैं, जिम्मेदारी करते हैं इसीलिए अपने अपने पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन, जो पीढ़ी है, उनको मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह ही कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल कमांड कोई मानता नहीं है। आजकल तो मोबाइल के अंदर देखना अपना एक लोग समझते हैं। ऐसा मैंने कल पढ़ा, एक हमारे पास में कंप्लेंट आई कि बच्चे से खोस लिया मोबाइल तो उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस समाज में क्या हो रहा है? क्या ड्यूटी है? कौन रोकेगा इसको? अगर माँ बाप नहीं रोक सकते तो फिर कौन रोकेगा उसको? तो इसके लिए इस तरह के समारोह में, इस तरह की संगोष्ठियाँ जब होती हैं, तो ये बच्चे जो आज सुन रहे हैं बात, तो अपने घर में बैठ करके मोबाइल रखो, कोई मना नहीं है, फिल्म देखो, बहुत अच्छी बात है, खेल खेलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समयबद्ध। आपके पास 24 घंटे हैं, हर एक के पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों का उपयोग कैसे हो? हमारे गुरुजी कहा करते थे, पंडित लक्ष्मी नारायण जी के, दिन भर तो मारवाड़ी में कहते थे दे बायला, कोर्ट में आवे नहीं तो अदालत में 10:30 से ले 4:30 बजे तक बैठे रहे। 10:30 से 4:30 बजे तक कोर्ट में रहना, आधी सक्सेस हो गई। फिर रात को सोने से पहले 4 सेक्शन पढ़, कोई भी, चाहे IPC के, CRPC के, एविडेंस के 4 सेक्शन पढ़ो रोजाना। अगर तू 4 सेक्शन रोज पढ़ेगा और उसको रिवाइज करेगा तो 1 महीने के अंदर 120, और 10 दिन नहीं भी पढ़े तो आप 4 में 40 निकाल दे, तो इतने तो तुम पढ़ के याद कर सकता है। तो जो लड़का, जो वकील को कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, लेकिन वो अपना दायित्व समझ, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, जो लोग कानून नहीं जानते हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं कि किस कानून में क्या, किस प्रोविजंस के तहत उनको एक न्याय मिल सकता है, उस न्याय को बताने का राह दिखाने वाला कोई होता तो एडवोकेट होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडवोकेट भी बनना चाहते हैं, कोई ऐसे होंगे जो मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, कोई जज बनना चाहता है, अलग अलग तरीके से बनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0 एंड लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0। ये फेज सबसे पहली किताब की लाइन के अपने पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0, लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बातें, एक दिन मैंने पिताजी से मैंने पूछा कि मैंने BA कर लिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो पापा जी ने कहा, क्या करना चाहता है तू? मैं सब कुछ ऐसा काम करूँ, जीवन यापन तो हो मेरा। तो उन्होंने कहा, यूँ कर, वो अपने घर के बाहर जो हरिका मोची बैठता है उसके पास दुकान लगा ले। मैंने कहा, पापा जी मैंने BA कर लिया, आप कह रहे हो हरिका मोची बन जा। तो उन्होंने कहा, हाँ इसमें क्या दिक्कत है? हरिका मोची काम नहीं करता क्या? अपने बच्चों को नहीं पालता क्या? उसके पास भीड़ क्यों लगती है? वो बहुत बढ़िया पॉलिश करता है। लोग कहते हैं आज जूते रख ले, कल आके ले जाऊंगा, क्योंकि वो पॉलिश सबसे बेस्ट करता है, वो सबसे बढ़िया पॉलिश करता है। तो तू मुझे, मेरा बेटा है, तू मुझे तो हरिका मोची बन के बेस्ट पॉलिश करेगा तो भी अच्छा लगेगा। वो इसलिए उन्होंने कहा, यू शुड बी एक्सपर्ट इन योर वर्क।
डोंट लीव योर सेल्फ के अपने एक खुले मैदान में जैसे जानवर छोड़ दिए जैसे वैसे नहीं। जीवन हमारा वो नहीं है। हम तो नियमबद्ध तरीके से अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम हमारी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। हर व्यक्ति का जीवन में एक एक उसका रूप बदलता रहता है। रूप कैसे बदलता है कि अगर कोई जवान लड़का है अपनी बहन के साथ जा रहा है, किसी लड़के ने पास से निकल के छेड़ा उसको, बहन को, तो वो उठ के जोर से मारेगा, उसको मार के नीचे पटक के उसको जान से भी मारने की कोशिश करेगा। ये पहली वृत्ति जब वो जवान है। जब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो जाएगा, उसकी पत्नी को कोई छेड़ेगा तो वो कहेगा अपने कल से इधर से नहीं जाना, ये बदतमीज लोग हैं, साइड में खड़े हो जाओ। उसकी वृत्ति बदल गई। और पिताजी के साथ जा रहा हो तो पिताजी कहेंगे भाई देखो कल से तुम बस में या वहाँ टैक्सी में जाना, पैदल मत जाना। इंसान वही है लेकिन उसकी जिम्मेदारी रहने का तरीका, नियम तरीके जो बदलते जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से, बच्चों से ये कहना है कि जीवन के अंदर आपकी जिम्मेदारी क्या है। हर समय हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है। हम छोटे थे जब ये तो नहीं कहते थे पिताजी को मारो, माताजी को मारो। आज तक लोगों ने कहा माता पिता का कहना मानो, पाँव छुओ। ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इस दिशा के अंदर, पूर्व दिशा में रोजाना भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। ये तय है, रोजाना इस दिशा में भगवान विष्णु या जो शक्तिमान है वो विराजमान होता है। लेकिन इंसान को नहीं दिखता। इंसान को क्यों नहीं दिखता? जिसको एक्सप्रेशन की पावर दी है। मुझे एक्सप्रेशन की पावर दी है, आपको एक्सप्रेशन की पावर दी है। मैं कह सकता हूँ ये कैमरा लगा हुआ, मैं कह सकता हूँ जाला साहब बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ ये भाई साहब बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस बात को। लेकिन चिड़ी, कबूतर, मोर, जीव जंतु, इनको किसी को एक्सप्रेशन की पावर भगवान विष्णु ने नहीं दी है। इसलिए सुबह सूर्योदय के समय आधा घंटा पहले विष्णु भगवान विराजमान होते हैं और आधा घंटा ख़त्म होने तक, सूर्योदय के बाद तक वो विराजमान रहते हैं। और उस सूरत में अगर सुबह सुबह कोई भी लड़का नींद से उठकर, जल्दी उठ कर के जाके ईस्ट की दिशा में हाथ जोड़ कर अगर खड़ा होता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी, एक दायित्व डाला जाता है भगवान के द्वारा। उसी को दायित्व डालने से पहले उसको कुछ आशीर्वाद भी मिलता है कि मेरे द्वारा जो जो जीव जंतु और इंसान बनाए गए हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी तेरी है। तो इंसान जो है, जितने भी इंसान है, जो बच्चा सुबह उठ जाता है 6 बजे से पहले जो उठ जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसीलिए पोएम हमें पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर हमें पढ़ाते हैं। वो इसलिए पढ़ाते हैं कि सुबह उठो, उठ करके भगवान विष्णु के सामने जाओ, आशीर्वाद मिलेगा, आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजगता मिलेगी और उन लोगों को जो डाउन ट्रूडर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उन सब को संभालने की जिम्मेदारी तुम पे है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति नियमों से सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा अफसर बनता है या अच्छी उसकी एक ऐसी पहचान बन जाती है कि वो दुनिया में आगे बढ़ने के लायक होता है। तो समाज के प्रति जिम्मेदारी ये है कि समाज में नियम कायदे, जैसे एडवोकेट है, मैं एडवोकेट्स को एक बात, मैं एडवोकेट की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं उस फील्ड का आदमी हूँ। मैं लॉयर्स को ये कहता था कि आपके पास मुकदमा आता है तब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमा नहीं आए तो भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो वो कहते कैसे? कि जिस एरिया में तुम्हारा ऑफिस है उसमें बच्चे, अगर कोई किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ है, कोई हेलमेट पहन के नहीं जाता है, किसी को फॉर्म भरना नहीं आता है, तो ये सब काम उनको असिस्ट करने का काम तुम्हारा है। पैसा देकर के काम तो तुम कोर्ट में जाके कर लोगे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वाले काम नहीं कर रहे हैं, सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। इन सब के प्रति सजगता है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये समाज के प्रति तुम्हारी ड्यूटी है। और खुद के प्रति ड्यूटी ये है कि अपने आप को इतना परिपक्व करो, हर की मोची की तरह आप इस तरह से परफेक्शन लाओ अपने जीवन के अंदर कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये खुद के प्रति जिम्मेदारी होगी। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी ये है कि भारत का संविधान बहुत सुंदर संविधान है। उठा के पढ़िए भारत के संविधान को, जहाँ जाति, धर्म, लिंग, भेद, इन सबको किसी को कोई महत्व नहीं मिला हुआ है। हम सब लोग समान हैं। जिसको भगवान ने 2 आँखें दी है, कान दिए हैं, मुंह दिया है, उस सबको जीने का अधिकार है। हर मानव को जीने का अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उन राइट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आर्टिकल 2 to 6 जो रिट होती है हाई कोर्ट में, जो एप्लीकेशन लगाते हैं, रिट जुरिडिक्शन जो होता है, आप सोचेंगे याचिका लगाई राजस्थान हाई कोर्ट में, वो अनुच्छेद 226 के तहत होती है। 226 इसलिए रखा कि राजस्थान हाई कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की वो शक्ति जिसमें 2 + 2 = 6 किया जा सके, इतनी बड़ी शक्ति। तो हाई कोर्ट की शक्ति ओवर एंड अबाउट द लॉ, वो इसलिए कि राइट, एक फंडामेंटल राइट जो मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ऑर्डर उचित हो वो ऑर्डर किया जा सकता है।
तो अधिवक्ताओं को भी मैं ये कहता था कि तुम्हारी जिम्मेदारी न केवल तुम्हारे स्वयं के प्रति है, न केवल समाज के प्रति है, न केवल परिवार के प्रति है, पर इस देश के प्रति भी है कि हम संविधान की अस्मिता को बनाए रखो। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन इतना ही है कि जीवन में एक नियम कायदा, एक लाइन बना लो और उस लाइन पे चलने की कोशिश करो। किस तरह से आगे बढ़ना है उसको अपना एक तरीका बना के चलो और अपना दायित्व क्या है उसको समझने की कोशिश करो, तो आप आगे बढ़ोगे। एक और मैंने अभी कमरे में शायद एक छोटी सी स्टोरी और सुनाई थी, वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक राजा की एक आदमी कैसे बड़ा बनता है। भगवान ने सबको 2 आंखें, कान, मुंह, सब हाथ पांव बराबर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? उसमें संयम की कमी होती है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि राजा की सवारी आ रही थी तो बीच में आके साधु बैठ गया, तो दौड़ के सुई पर आया, उसने मारना शुरू किया कि सवारी आ रही है, हटो यहाँ से। तो साधु बोला जभी तो। इतने में जमादार आया, उसने कहा अरे कौन बैठा है, उसको उठा के फेंका दो इसको। तो कहा जभी तो। इतने में महामंत्री आया, तो उसने कहा मैं आश्रम बना देता हूँ, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, क्यों आप परेशान करते हो? तो बोला जभी तो। इतने में राजा आ गया, तो राजा ने कहा कौन बैठा है? साधु के। बैठा रहने दो, बेचारे को पास से निकल जाएंगे, अपन क्यों अन्य से उसको परेशान करें। तो राजा बोला जभी तो, जभी तो, जभी तो। तो उसने आके हाथ जोड़ के पूछा राजा ने कि आप सबके लिए जभी तो बोल रहे हो, स्वीपर के लिए भी जभी तो, जमादार के लिए भी जभी तो, मंत्री के लिए जभी तो, मेरे लिए भी जभी तो, क्या मतलब क्या है इसका? तो कहा राजन, जो सबसे पहला व्यक्ति है वो इंसान तो पूरा है, लेकिन संयम की कमी है, जभी तो वो स्वीपर है। उससे बड़ा है, उसमें संयम की थोड़ी सा संयम है, जभी तो वो जमादार है। उससे बड़ा उसके अंदर थोड़ी है तो वो महामंत्री है। और तू तो दया का सागर है, लात मार करके मुझे फेंकवा सकता है, लेकिन नहीं करता, इसलिए तू राजा है, जभी तो तू राजा है। तो आप इनमें अपना कौन सा कर्तव्य, कौन राजा बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो, ये आपको तय करना है। आपको ये तय करना है कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी जो बच्चे बैठे हैं इनको अभी और डेवलप होना है। ये सर ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने बड़ी बड़ी तकरीरें करें, ये छोटी छोटी बातें कह करके मैंने हमको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी होगी। और मेरी बात को मैं समाप्त करने से पहले एक शेर बोलना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो पूरा नहीं हो सकता। ज़रूरत तो इस बात की है कि लगन की, लक्ष्य को प्राप्त करने की। और वो लक्ष्य जवान बच्चे जो होते हैं उनको इस शेर से समझ में आएगा कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता ज़रूर है। प्रश्नोत्तर सेशन है। आप में से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहे। पहले आपको जी सर, मेरा ये सवाल एक ये है कि आज के टाइम में जो इंसान है, ये जो भी अपनी जनरेशन चल रही है, उसके अंदर बच्चों को ये कहा जाता है देखो ये जाति से नीचे है, इसके पास मत जाओ। आखिर वो भी तो इंसान है, उसको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक जानवर है, रोज़ उसको पीटते हैं, गाय आती है तो उसको डंडे से भगाते हैं कि आखिर वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी तो दुख होता है कि मेरे को कोई मार रहा है। फिर बच्चे हैं, माँ बाप उनकी सेवा करते हैं बचपन में, जब वो छोटे रहते हैं उनको चलना सिखाते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर बच्चे उनका साथ नहीं देते। ऐसा क्यों? हमारे देश में कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं? इंसान ने जब, भगवान ने जब इंसान बनाता है तो मस्तिष्क सबको देता है। जब मस्तिष्क देता है तो कुछ डिफेक्ट तो मशीनें बनाने में हो ही जाता है। जो इस तरह के डिफेक्टिव लोग हैं, जो जिनको अपने दायित्व का बोध नहीं है कि अपने पिताजी माताजी की सेवा करनी चाहिए, वो लोग ऐसा काम करते हैं। और गाय, आजकल ऐसा हो गया कि गाय और जो जानवर जो हैं, जो पशु वगैरह हैं, इनके जो डॉक्टर हैं उनको भी तनख्वाह कम दी जाती है। ये कहा जाता है कि इंसान को इलाज करने वाला उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, इनको कम मिलेगी। ये तो पशुओं का, ढांडों का डॉक्टर ऐसे कह देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि डॉक्टर जो इंसानों का डॉक्टर है वो दवाई लिखता है तो ये कहता है कि उसको सुबह शाम 1 गिलास दूध पिलाओ, उस गाय का दूध पिलाओ जिसकी सेवा करता है वेटरनरी डॉक्टर। तो कुछ ऐसी बातें तुम सही कह रहे हो कि गाय को मारने की बात होती है, तो जो लोग जिनकी वृत्ति खराब हो जाती है, जिनके संस्कार नहीं रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि संस्कारित होना जरूरी है। और संस्कारित होने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा को अपने आप को शिक्षा के अनुरूप ढालें। और घर में कई बार ऐसा, कई बार वो पिक्चर आती थी, एक आई ना, वो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, जिसके अंदर बच्चे उनको परेशान करते हैं, बागवान। जब बागवान आती थी तो मेरे पिताजी बंद करा देते थे। मैं कहता पापा बंद क्यों करवाई? उन्होंने कहा ऐसे बच्चे होते ही नहीं है, झूठ है।
तो मैंने कहा क्योंकि मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं तो क्या, मैं तो जो देखता हूँ वही कहूँगा। ये तो आज फिल्म दिखा रहे हैं, अमिताभ का बेटा तो ऐसा है नहीं, हेमा मालिनी की लड़कियाँ ऐसी है नहीं, ये हमें क्यों उल्लू बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप इस तरफ ध्यान देने की बजाय उस तरफ ध्यान दो कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे भी आपके मोहल्ले में ऐसे मिलेंगे, तो हमें क्या बनना है। आप सही कह रहे हो कि ऐसे लोग हैं लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, उनको शिक्षा देने का काम भी आप लोगों का है। आप समझाओ उनको अपने मोहल्ले की, आपका कर्तव्य है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर मेरा नाम अनीता है और मैं ये जानना चाहती हूँ सर, संविधान में तो सभी जातियों को जो है समान दर्जा दिया गया है और हमें ये पढ़ाया भी गया है, हमें पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं और देखते हैं तो कुछ लोग जो है वो जो निचली जाति के जो लोग होते हैं उनको अपना नहीं पाते। तो सर इसका क्या कारण है कि हम क्यों नहीं अपना पाते? जब हम पढ़ चुके हैं, हम शिक्षित हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं अपना पा रहे उनको? देखो बेटा, एक बात अपने दिल से निकाल दो कि कोई इस दुनिया के अंदर नीचा और ऊपर है। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 15 है, उसके अंदर अंबेडकर साहब ने जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने सबसे डिस्कशन करके आर्टिकल 15 में ये लिखा कि देयर मस्ट बी सम लॉ फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि शरीर से कोई वीक हो। वीकर सेक्शन का वो जो 15 अगस्त 1947 से पहले जिनके साथ में, जिन गुलामी के समय जिनके साथ में एट्रॉसिटीज़ होती थी, या जो गरीब लोग थे जिनको एक मजदूर की तरह, एक श्रमिक इस तरह से उनके साथ एट्रॉसिटीज़ होती थी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। आजकल समाज में कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, मैं बहुत अपनी सीमाओं में कह रहा हूँ, ये समाज के लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में तो आज भी कोई व्यक्ति आता है, हमारे जैसे स्वीपर भी आता है, तो हम जी लगा के बात करते हैं उससे। ये संस्कारों से जुड़ी हुई बात है और आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई, आप अगर पढ़ के जाएंगे, अगर आप LLB फर्स्ट डिवीज़न है, BA आप फर्स्ट डिवीज़न है, आपको नौकरी मिली तो आपकी रेस्पेक्ट होगी। आप अपने दिल में ऐसी बात मत लाओ कि आपके अंदर, आपके साथ में किसी प्रकार का अन्याय होगा। ये आप कॉन्फिडेंस रखो, हैव ए कॉन्फिडेंस इन लाइफ। आप आगे बढ़ने की बात, और यही ऐसी कुंठा होती है ना, वो हमें ले जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आपको एक सबसे पहले बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे पहला इतिहास के अंदर कोई वंश है तो मौर्य वंश है। पढ़ा होगा ना मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो एक दासी पुत्र थे और बहुत ही ऐसे नीचे तबके के लोग थे, लेकिन उनको राजा बनाने के लिए उनके मेरिट को देखा गया और गुरु चाणक्य ने अपने लड़के को राजा नहीं बनाया और मौर्य वंश के जो थे उनको चाणक्य, उस चंद्रगुप्त को लाके राजा बनाया, इसलिए कि वो मेरिटोरियस था। अपने आप की मेरिट को, वो मेरिट जो वाले लोग होते हैं, वो पानी तो रास्ता अपना खुद करता है। अगर पानी डालेंगे ना तो पानी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को पानी की तरह शक्तिशाली बनाओ। पानी की तरह जो शक्तिशाली बन के, पैसा कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये बैंक है ज्ञान की। अपने पॉकेट के अंदर पैसा वो तो गुम जाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ के यहाँ पे ज्ञान अपना ले लिया है ना, वो ज्ञान तो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। और कमाने के लिए इसका उपयोग, मर जाए जितना कमा लेंगे, जेब में पैसा पड़ा हो तो कहीं जाता रहेगा। इसलिए ज्ञान की गंगा, ये साहित्य एकेडमी क्यों है, ये लिटरेचर क्यों है, ये एकेडमी क्यों है? झाला साहब अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये भी और भी कहीं जाके बिजनेस करके अपने पैसे कमा सकते थे। वाई ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम हियर? ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पिछली जो प्राचीन लोग थे, जो हमारे विद्वान लोग थे, उनके क्या विचार थे, वो आगे आगे जाने। ये हर्डल जो दौड़ने जाते हैं तो हर्डल होती है ना, आगे देते हैं, वो झंडी दे के जाते हैं, आगे फिर दौड़ता है। तो ये साहित्य जो है, जो साहित्य एकेडमी होती है, ये बताती आने वाली जनरेशन को कि पीछे कितने अच्छे लोग थे। गलत बातें नहीं बताते हैं, ये अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी बातें बताने के लिए ये अमृत महोत्सव जो हो रहा, अमृत महोत्सव है, यहाँ जहर महोत्सव नहीं है। तो अमृत महोत्सव में आए तो अपन अमृत की ही बात करें और आगे बढ़ने की बात करें। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, कोई आपको कम नहीं कर सकता, बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम गर्विता है। मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि लाइक जो सोसाइटल जजमेंट होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि आपके पिताजी ने आपको ऐसे बोला था कि मोची बन जाओ, आप अच्छे शूज़ पॉलिश करोगे, बट सोसाइटी हमें तब भी जज करेगी, और अगर जज करती है तो क्यों करती है, और करती भी है तो हम कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम सोसाइटी जजमेंट को ओवरकम कर सकते हैं? हमें अपने आप को जज करना है। मारवाड़ी में कहावत है, सीख शरीरा उपजे दिया लगे डाम। सीख तो शरीर से उपजती, कोई सिखाने से नहीं आती है। इंसान को आप दूसरे के सामने देखते क्यों? डू योर वर्क। अगर आपका काम बढ़िया है तो आपको ही बुलाया जाएगा। अगर आप करने वाले हैं बहुत अच्छा। एक बचपन में हमारे लालटेन कहानी थी, शायद आपके रही होगी, साहित्य की एक लालटेन कहानी थी।
लालटेन जयशंकर प्रसाद जी की शायद लिखी हुई थी, वो मुझे थोड़ी सी याद है, आपको बताता हूँ। एक गांव था, उस गांव के अंदर सब रहते थे लोग। तो उस वक्त प्रेम विवाह को बहुत ख़राब माना जाता था। तो एक लड़का और लड़की थे, उनके आपस में उनके अंदर प्रेम हो गया, तो गांव वालों ने इसको बहुत बुरा माना। तो उस लड़के को बुला के पीट के उसको गांव के बाहर निकाल दिया। लेकिन उस लड़के में एक एक्सपर्टीज़ थी कि वो पेट्रोमैक्स जो होता है उसको जलाना जानता था। पेट्रोमैक्स जो होता था, उस वक्त पेट्रोमैक्स से लाइट होती थी, गांव में लाइट नहीं थी, तो पेट्रोमैक्स वो चलाना जानता था। तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या कि गांव के अंदर पेट्रोमैक्स आई तो खूब मेला हुआ कि हमारे गांव में वो होगी, जलेगी, लाइट आएगी, खूब रोशनी होगी रात को। लेकिन पूरे गांव में किसी को चलाना ही नहीं आता। अब उन्होंने कहा, पड़ोस वाले गांव से चल के पूछे कि इसमें इज्जत का सवाल है, वहाँ कैसे जाके पूछे, हमें पेट्रोमैक्स चलाना नहीं आता, एक आदमी को भी नहीं आता। तो लड़की चुपचाप अपनी माँ को बोली कि उसको जलाना आता है, जिसको पीट के भेजा उसको जलाना आता है। तो उसने कहा कि वो जलाना, तो वो सब लोगों ने कहा अरे अपने उसको मार के भगा दिया। तो सब लोग उसको जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि देख तू हमारे गांव का रहने वाला है, हमने तेरे को मारा, कोई बात नहीं, अब तो हमें माफ़ कर दे, हमारा पेट्रोमैक्स जला दे चल के। तो वो वापस आता है, तो जैसे ही वो पेट्रोमैक्स जलाता है तो उसको पूछते तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है इस लड़की से शादी करूँगा। तो अपने आप को आप ऐसा बना लो, कोई आपको अप्रिशिएट करे ये आवश्यक नहीं है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। मैंने क्या किया है, हैव ए कॉन्फिडेंस इन लाइफ। मैं तो काला हूँ लेकिन फिल्म में भी काम किया, 7 दिन की सहेली फिल्म में काम करके आया, आकाशवाणी में जाते ही सिलेक्शन हुआ, स्कूल के अंदर कुर्सियाँ बनानी जानता था, किनिंग करना जानता था, क्योंकि गरीब माँ बाप के बेटे थे तो कुर्सी बना के काम करते थे। तो जब क्राफ्ट का वो हुआ, हमारा क्लास हुई, तो क्राफ्ट के क्लास में गुरुजी ने कहा कि कल हम एक ट्यूटर को बुलाएंगे, सबको आपको कुर्सी बनाना सिखाएंगे। तो मैंने हाथ ऊपर किया, उन्होंने कहा क्या कि मेरे को आती है। तेरे को आती है कि हाँ सिखा। तो सिखाना सबको सिखाया। तो हमारे क्लासरूम में सिटी स्कूल में आज भी सिटी टीचर, मैंने अभी उस स्कूल का भी रिनोवेशन करवाया गवर्नमेंट से। तो वो जो टीचर था उसने कहा कि आज से हम पूरे बीकानेर की जितनी स्कूल से उनकी कुर्सियाँ अपने आएंगे, अपन लोग इसको बनाएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चे 4 रुपये पर कुर्सी उनको मिलता था, सबको पैसे मिलने शुरू हो गए। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, हैव ए कॉन्फिडेंस। खूबसूरती, बढ़िया बाल, बढ़िया चश्मा, बढ़िया कपड़े, ये कोई काम नहीं आता। अगर ये होता तो फिर गांधी जी वही पहन के घूमते। है कोई दुनिया के अंदर, हमारा तो कोई मरता है जब हम उड़ के जाते हैं, जिसमें शर्म आती है कि हम आज उगाड़े जा रहे हैं। लेकिन उस गांधी ने, आंसू आ जाते कई बार सोचते हैं इस बात को। इस देश में, उस देश के हम लोग हैं जहाँ गांधी जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने हमारे लिए, जो बैरिस्टर की तरह आर्ग्यूमेंट करता था रफीक वहाँ अफ्रीका में जा करके, उसने इस देश को आज़ाद करने, जो गरीब लोग थे उनके लिए उसने काम किया। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, देश का राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए काम किया। इसलिए ये आप छोड़ो कि हमें कौन अप्रिशिएट करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मैं खुद मुझे अप्रिशिएट करूंगा, ये बात ध्यान दें। शायद शब्द ही नहीं रहे मेरे पास बोलने के लिए। महक उठा ये सभागार, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है जन्मों से आपके हमारे नाते हैं। काश हाथ में होता आसमान मेरे, देने को मन करता है, सिर झुक झुक कर जाता है, इतना मान देने को मन करता है, इतना मान देने को मन करता है। शायद ये ईश्वर की हमारे पर असीम कृपा है कि आज ये सेशंस सर के कहने पे यहाँ हो रहे हैं और आप इसके भागीदारी बने हैं। मैं तहे दिल से माननीय जस्टिस साहब का आभार व्यक्त करती हूँ, वो आए और हमारे को इतनी ज्ञान की बातें हमें दी। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।